मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हेरोड-डोमर मॉडल का कंपैरिजन। दोनों मॉडलों की समानता व असमानताओं का हम यहाँ वर्णन करेंगे। इससे पहले हमने हेरोड-डोमर मॉडल की व्याख्या की थी। दोनों मॉडल समान मान्यता पर आधारित है, इसी कारण हेरोड तथा डोमर मॉडल को प्रति सिद्धांत के संदर्भ में एक साथ जोड़ा जाता है। निरंतर वृद्धि हेतु दोनों मॉडल केन्ज की बचत निवेश समानता की शर्त का प्रयोग करते हैं। मतलब केन्ज जो कहते हैं ना कि जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर होता है, उस स्थिति को ही ये हेरोड-डोमर मॉडल कहते हैं कि वहाँ कंसिस्टेंट ग्रोथ होगी अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो। दोनों मॉडलों की व्याख्या विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में की गई है जहाँ पूंजी पर्याप्त होती है। ये मॉडल विकसित देशों की आर्थिक समस्याओं का समाधान बताते हैं, अल्प विकसित या निर्धन देशों की समस्याओं का समाधान नहीं बताते हैं। फोर्थ इसमें पॉइंट है, केन्ज के समष्टिगत गतिहीन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में हेरोड तथा डोमर ने अपने मॉडलों में गतिशील तत्वों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट में पॉइंट है, हेरोड और डोमर को केन्जियन सिद्धांत की कमजोरियों के बारे में जानकारी दी। इसी कारण वे उद्यमियों की भूल को वृद्धि का हिस्सा मानते हैं और पूंजी उत्पादन अनुपात तथा श्रम उत्पादन अनुपात को स्थिर मानते हैं। दोनों मॉडलों का संतुलन पथों मिश्रित वृद्धि दर पर आधारित है। जो इसकी मतलब इनकी अलग जो विशेषता है, दोनों मॉडल संकट के रास्ते रोड टू डिजास्टर को व्यक्त करते हैं, अर्थात संतुलन पथ से दूर होते जाते हैं। और इसी शब्दों में चाकूधार संतुलन दोनों मॉडलों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब अगर एक बार संतुलन पॉइंट से अलग हो गए तो फिर इनमें जो असंतुलन है वो बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता। असमानताएं भी हैं इनमें कुछ। फर्स्ट है, हेरोड और डोमर ने अपने सिद्धांतों में सीमांत बचत प्रवृत्ति का प्रयोग किया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, परंतु इनको विभिन्न भिन्न संकेत चिन्हों से व्यक्त किया गया है। मतलब दोनों ने एक सीमांत बचत प्रवृत्ति का प्रयोग किया है। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है? डेल एस अपॉन डेल वाई, अर्थात चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, परंतु इनको भिन्न भिन्न जो संकेत चिन्ह है उनसे इन दोनों ने व्यक्त किया है। डोमर मॉडल में सीमांत बचत प्रवृत्ति को अल्फा से व्यक्त किया गया है, और जबकि हेरोड मॉडल में इसको स्मॉल एस से डिनोट किया गया है। दोनों अल्फा तथा सेविंग बचत प्रवृत्ति या बचत आय अनुपात को दर्शाते हैं। डोमर मॉडल में पूंजी की उत्पादकता को सिग्मा में दर्शाया गया है। इसको उत्पाद पूंजी अनुपात आउटपुट कैपिटल रेशो भी कहते हैं। हेरोड मॉडल में पूंजी उत्पादन अनुपात को सी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। दोनों और इसमें मतलब जो डोमर मॉडल है उसमें तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, जबकि जो हेरोड मॉडल है उसमें कैपिटल आउटपुट रेशो को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। दोनों संकेत चिन्हों में विपरीत संबंध है, अर्थात सिग्मा बराबर 1 अपॉन कैपिटल सी। ये दोनों चिन्ह मॉडल के पूर्ति पक्ष में काम करते हैं और ये त्वरक सूचक के नाम से भी जाने जाते हैं। जब निवेशक अतिरिक्त निवेश करता है तो उससे आय में वृद्धि होगी। यहाँ पर हमने त्वरक सूचक की व्याख्या नहीं करनी, केवल इतना कहना है कि हेरोड और डोमर ने अपने मॉडलों में त्वरक सूचक का प्रयोग किया था। टेबल की सहायता से आप इनमें अगर तो आपके मान लो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस प्रकार भी बता सकते हैं, या 5 नंबर में भी इसको थोड़ा सा मतलब डिस्क्राइब करके आप इसको बता सकते हैं। तत्व है दीर्घकालीन कठिनाई। तो दीर्घकालीन कठिनाई डोमर मॉडल में क्या होती है? अल्प निवेश के कारण मंद वृद्धि, जबकि हेरोड मॉडल में होती है श्रम की कमी से वृद्धि विचलित होती है। सेकंड पॉइंट है, श्रम की स्थिति। डोमर मॉडल में क्या होता है? कुछ श्रम की कमी के कारण निवेश का दमन, गैर आवश्यक तत्व। हेरोड मॉडल में होता है प्राकृतिक वृद्धि का निर्धारक तत्व, आवश्यक तत्व। संतुलन से केंद्र विमुख स्थिति निवेश प्रोत्साहन को लगातार कम करती है। मतलब अगर संतुलन से एक विमुख हो जाता है तो फिर निवेश को जो बढ़ाने वाले तत्व भी कम होते हैं। और हेरोड मॉडल में अस्थिर समायोजन प्रक्रिया।
फोर्थ पॉइंट है स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात का कारण। डोमर मॉडल सुविधा हेतु इसको यूज करता है, जबकि हेराल्ड मॉडल निश्चित ब्याज दर के कारण तथा निम्न प्रतिस्थापन के कारण। अर्थव्यवस्था की दशा। डोमर मॉडल में फालतू क्षमता प्रचलित रहती है, जबकि हेराल्ड मॉडल में श्रम बेरोजगारी का होना साधारण बात होती है। ठीक है, ये इन दोनों में कंपैरिजन था, समानताएं और असमानताएं दोनों। ठीक है, धन्यवाद।